चलिए, नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ साथियों। आज आपके सामने दोस्तों प्रश्नों की एक धमाकेदार सीरीज शुरुआत करने जा रहा हूँ। इस निकटवर्ती वीडियो एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए आप हमारे साथ में पढ़ने को। दोस्तों शुरुआत होगी कॉन्स्टिट्यूशन से और हर सीरीज में आपको 50 सवाल मिलेंगे। दोस्तों एक ही शब्द पर उससे जुड़ी हुई संबंधित जानकारी जो होगी वो आपको एक ही लाइन में हाजिर करवा दी जाएगी। आप निश्चित होकर पढ़ते रहिएगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संविधान से और संविधान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आज आपके सामने शुरुआत कर रहा हूं साथियों। सवाल नंबर 1 आपको पूछ लिया जाए कि दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन कब लगा। बंगाल में द्वैध शासन कब लगा दोस्तों? 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट जो है दोस्तों, उसमें बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था। आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कब हुआ। द्वैध शासन की समाप्ति कब हुई? तो यह द्वैध शासन की समाप्ति दोस्तों 1858 के शासन के अधिनियम तक रही थी। यह वही 1858 का भारत शासन अधिनियम है साथियों, जब 1857 की क्रांति होने के बाद में दोस्तों कंपनी का जो शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो पावर थी वो ब्रिटिश संसद के हाथों में चली गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा। एक ही लाइन में आपको 3-3, 4-4 सवाल अवेलेबल होंगे दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो दोस्तों 1773 में आया था। उस समय भारत जो दोस्तों लंदन के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? सीधा ध्यान रखिएगा, लॉर्ड नॉर्थ थे दोस्तों, लॉर्ड नॉर्थ थे। सवाल को चूकना ही नहीं दोस्तों। सवाल पूछ लेते 1858 के समय जो भारत शासन अधिनियम आया या दोस्तों 1857 की जो भारत क्रांति हुई थी, उस समय बता दीजिएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पार्मिस्टन। कौन थे? पार्मिस्टन। एक एक लाइन पर दोस्तों ध्यान रखेगा। सवाल नंबर 2, अगले सवाल की बात करें साथियों तो ध्यान रखिएगा। सीधा सवाल आपसे उठाया जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया गया। अभी अभी रीट का सवाल बना, प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन दोस्तों ध्यान रखिएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम है साथियों, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था साथियों। सवाल को याद रखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन कब लगाया गया? केंद्र में द्वैध शासन जो लगा वो दोस्तों कब लगाया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम में लगाया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन हटा लिया गया। इसे ही कहते हैं प्रांतीय स्वायत्ता, इसे ही कहते हैं प्रांतीय स्वायत्ता। और प्रांतीय स्वायत्ता कब हुई? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। अगला सवाल दोस्तों, आप डरे नहीं, हम आपके साथ में हरदम खड़े हैं। अगले सवाल की बात करूं साथियों तो ध्यान रखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन और कब बना? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में वॉरेन हेस्टिंग्स बने। कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स बने साथियों, वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स बने। और दोस्तों ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, लेकिन संपूर्ण भारत के जो गवर्नर जनरल बने वो कौन बने? 1833 का चार्टर एक्ट। कौन बने दोस्तों? विलियम बेंटिक। कौन बने? विलियम बेंटिक। आपको कहीं जानने की जरूरत नहीं है, रटा देंगे साथियों। विलियम बेंटिक बने थे 1833 के चार्टर एक्ट में संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल। लेकिन यही दोस्तों पोस्ट जो है 1858 के भारत शासन अधिनियम में किसमें बदल गई थी? वाइसराय में बदल गई थी। किसमें बदल गई थी? वाइसराय में बदल गई थी। यानी 1858 के भारत शासन अधिनियम में जो गवर्नर जनरल होता वो वाइसराय हो गया। तो कौन बना दोस्तों भारत का प्रथम वाइसराय? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बना था दोस्तों। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। ये वही लॉर्ड कैनिंग है साथियों जिसने 1 नवंबर 1858
1958 को आपको पता होगा साथियों, जो हमारी इलाहाबाद की जो लॉर्ड दरबार हुआ था दोस्तों, इसमें महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा था, क्योंकि इस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जो शक्ति छीन ली गई और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई थी। अगली बात करें दोस्तों, एक ही लाइन में 3-3 सवाल आपको मिलेगा दोस्तों। आपको पूछ लिया जाए हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित सवाल, कोई भी सवाल पूछ ले, डरने का नहीं दोस्तों। सवाल पूछे कि राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किसने किया? राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार तैयार किया था दोस्तों मैडम बीकाजी कामा ने। किसने किया? मैडम बीकाजी कामा ने। राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार तैयार करने वाली थी तो ही वो मैडम बीकाजी कामा थी। और इन्होंने दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को कब तैयार किया? 21 जून 1907 को दोस्तों जर्मनी के स्टुअर्ट एक दोस्तों शहर है, जर्मनी के स्टुअर्ट शहर में समाजवादी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था दोस्तों। उस सम्मेलन में इन्होंने तैयार किया। इसी से संबंधित दूसरा सवाल आपको पूछा जाएगा साथियों कि बताइए राष्ट्रीय ध्वज जो आज जो है उसकी डिजाइन किन्होंने तैयार की? डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों पिंगली वेंकैया। कौन थे? पिंगली वेंकैया साहब थे दोस्तों, पिंगली वेंकैया साहब थे। चलिए सवाल नंबर 3 इसी से संबंधित राष्ट्रीय ध्वज की अगली विशेषता दोस्तों, इस ध्वज की जो लंबाई का अनुपात है वो 3 है और चौड़ाई का अनुपात है वो 2 है दोस्तों। ध्यान रखें, उल्टा सीधा कर सकता है एग्जामिनर। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है, लंबाई 3 और चौड़ाई 2 है साथियों। चलिए सवाल नंबर 4, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? 4 है साथियों। 3 तो पट्टियां हैं और दोस्तों, और चौथा रंग जो है सफेद, जो बीच में जो चक्र है दोस्तों ब्लू कलर का वो चक्र है। यह दोस्तों ये इस चक्र में टोटल तीलियां कितनी है? 24, लेकिन मूल जो दोस्तों यह चिन्ह जो जहां से उठाए गए उसमें 32 तीलियां थी, 8 नष्ट हो गई है। सवाल नंबर 5 दोस्तों, इसी राष्ट्रीय ध्वज से पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय ध्वज को किसने अपनाया? तो संविधान सभा ने अपनाया। कब अपनाया दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। मुझे नहीं लगता दोस्तों इससे ज्यादा जो है यह सवाल पूछा जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित आप बातें याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान में भारत के बारे में क्या लिखा हुआ है? ध्यान रखना, अगला सवाल, भारतीय संविधान के बारे में भारत में कहा गई भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है साथियों। भारत एक राज्यों का क्या है? संघ है। कहां कहां पर लिखा हुआ मिलेगा? भारतीय संविधान के भाग 1, इसमें अनुच्छेद है 1 से 4 दोस्तों। भारतीय संविधान का भाग 1 जिसमें 1 से 4 अनुच्छेद है, उसमें दोस्तों पहले अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। और कहां पर लिखा हुआ है? तो प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची जो है दोस्तों, टोटल अनुसूचियां 12 है, मूल संविधान में 8 थी, अभी बात करेंगे। प्रथम अनुसूची में भी यही लिखा हुआ है कि भारत एक राज्यों का संघ है और इसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्यों की सूची जो है दोस्तों वहीं पर मिलेगी। दोस्तों क्या भारत संविधान में कहीं पर भी भारत शब्द का उल्लेख है? दोस्तों एक ही जगह है। कहां पर है साथियों? प्रस्तावना में। कहां पर है? प्रस्तावना में। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है दोस्तों? 2 बार आया हुआ है। कहां पर है? पहली ही लाइन में है, हम भारत के लोग भारत को। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं साथियों। प्रस्तावना का जो ये प्रारूप है कहां से शुरुआत होती है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। अगली बैठक कब होती है दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को होती है। अगली बैठक कब होती है दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को होती है। चलिए 2-2 दिन का डिफरेंस है दोस्तों। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुई। उस समय दोस्तों सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे सच्चिदानंद स्वरूप सिन्हा थे, उनको क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया दोस्तों इसमें? उस दिन 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने भाग लिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितनी महिलाएं थी उसमें? 9 महिलाएं थी दोस्तों। कितनी महिलाएं थी? 9 महिलाएं थी। जबकि संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं आती है दोस्तों? 15 महिलाएं आती है। याद रखिएगा साथियों, 207 ने भाग लिया, 9 महिलाएं होती है। 11 दिसंबर 1946
1946 को जब दूसरी बैठक हुई तो दोस्तों इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किनको अध्यक्ष बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव रखा। किन्होंने रखा भाइयों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, उन्होंने रखा। भारत में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य प्रधानमंत्री जो है दोस्तों लगभग 17 साल है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। सबसे कम एक कार्यकाल में बनने वाले जो प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कब पारित हुआ दोस्तों? तारीख भूलना मत दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य का प्रस्ताव पारित हुआ और प्रस्तावना के रूप में तब्दील हो गया। उसी समय से दोस्तों आगे संविधान की कार्यवाही तैयार हुई। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की मूल संविधान में क्या था और आज क्या है दोस्तों? अगला सवाल। एक ही लाइन में 5-5 सवाल मिलेंगे दोस्तों, डरने का नहीं, समझने का ओनली। मूल संविधान जो है दोस्तों उसमें भारतीय संविधान में क्या क्या था? क्योंकि भारतीय संविधान जो एक विस्तृत संविधान है, तो ऐसा क्या है दोस्तों? तो देखिए मूल संविधान में 22 भाग थे साथियों, आज कितने हैं? 25 भाग हो गए हैं। लगभग कितने हो गए हैं? 25 भाग। मूल संविधान में क्या थे? 22 भाग। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? 8 अनुसूचियां थी। आज कितनी है? 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे साथियों? 395 थे। कितने थे? 395। आज कितने हैं भाइयों? लगभग 475 अनुच्छेद हो चुके हैं। लगभग 475 अनुच्छेद हो चुके हैं। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। आज कितने हैं साथियों? 6 मौलिक अधिकार है। ध्यान रखना दोस्तों, मूल संविधान में 1,45,000 शब्द थे दोस्तों। मूल संविधान में कितने शब्द थे? टोटल 1,45,000 शब्द थे। 1,45,000 शब्द थे दोस्तों। मूल संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा दोस्तों। याद रख लेना, यही समय एक बार कहीं ना कहीं दोस्तों कहां पर पूछ लिया जाता है? राजस्थान के एकीकरण का समय पूछ जाता है और वहां पर आपको गड़बड़ हो जाती है दोस्तों। संविधान को बनने में हम वीडियो के एग्जाम के लिए दोस्तों ताबड़तोड़ तैयारी करवाएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा दोस्तों संविधान को तैयार होने में, लेकिन राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा साथियों। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगे भाइयों। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। आप लिखावट पर मत जाइएगा मेरे भाइयों, ध्यान रखिएगा वॉइस पर। चलिए आगे बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान का दल बदल जो कानून जो जोड़ा गया किस अनुसूची में है और कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? आइएगा, दल बदल से संबंधित प्रावधान जो है दोस्तों, दल बदल से संबंधित प्रावधान, ये 52वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1985 में हुआ। क्या जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी? 10वीं अनुसूची। क्या है 10वीं अनुसूची में? दल बदल संबंधी प्रावधान है। कहां पर है? 10वीं अनुसूची में है। तो फिर दोस्तों 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ध्यान रखना, भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1951 में हुआ। तो दोस्तों मैं लगे हाथों आपका एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, ध्यान रखना, यहीं पर अपन वापस आएंगे। भारतीय संविधान दोस्तों संसद की पहली बैठक कब हुई थी? संसद की पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को हुई। और दोस्तों यहां पर संशोधन 1951 में ही हो गया पहला। तो फिर संशोधन किसने किया? ध्यान रखना दोस्तों, उस समय संशोधन जो है संसद ने नहीं किया था। तो फिर किसने किया? संसद के रूप में काम कर रही थी संविधान सभा। कौन काम कर रही थी? संविधान सभा। उस संविधान सभा ने प्रथम संविधान संशोधन किया था। संविधान संशोधन प्रथम उसने किया था। लगे हाथों सवाल, ध्यान रखना, संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 के हुई थी। 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई और वो दोस्तों संविधान सभा ने संशोधन किया। इस चीज को आप जरूर याद रखें। इसमें क्या है दोस्तों? भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित प्रावधान थे। भूमि संबंधी सुधार अधिनियम संबंधी प्रावधान थे और कुछ ऐसे प्रावधान जिनको दोस्तों आर्टिकल 13 के तहत न्यायिक समीक्षा में नहीं लाया जा सकता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंडर में नहीं आते थे। लेकिन दोस्तों वर्तमान में इसको चैलेंज हाईकोर्ट में किया जा सकता है। अगली बात करें अपन दोस्तों, तो आपको लगे हाथों शब्द से शब्द जोड़ेंगे। बात आ गई न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। ध्यान रखना दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है?
न्यायिक पुनरावलोकन है साथियों। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमारे भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया प्रावधान है। कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। सवाल नंबर 1, इसका प्रावधान जो है कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 13 में है दोस्तों, अनुच्छेद 13 में। इसी शक्ति के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है अपने दिए गए निर्णय की वापस जो है उसकी समीक्षा कर सकता है, या संविधान द्वारा बनाई गई विधि की दोस्तों समीक्षा कर सकता है। रिपीट कर रहा हूं तो फिर विधि शब्द की परिभाषा भी कहां पर है? इसी आर्टिकल 13 में है। विधि शब्द की परिभाषा जो है वो भी कहां पर है? इसी आर्टिकल 13 में है। इसी अनुच्छेद 13 को दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना गया। सबसे महत्वपूर्ण, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है 13 में है। नो डाउट दोस्तों, डरिए मत। हम बात करें अमेरिका की तो लगे हाथों हमारे हाथ में आ गया अमेरिका। क्या क्या है दोस्तों अमेरिका के बारे में? देखिए, भारतीय संविधान के बारे में अमेरिका का क्या खास। नंबर 1, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहां से आया? अमेरिका से आया। क्यों आया दोस्तों? क्योंकि हम भारत के लोग, हम भारत के जो लाइनें हैं वो अमेरिका के संविधान से ही उठाई गई है। नंबर 2, प्रस्तावना का जो विचार अमेरिका से लिया। नंबर 2 दोस्तों, मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है वो कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। हम बात कर लेंगे अभी इसी पर। नंबर 3, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए। रट लीजिए दोस्तों, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए। मौलिक अधिकार अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन की पावर, न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है साथियों, कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई। कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई। और क्या ले गए अमेरिका से? राष्ट्रपति का प्रावधान। राष्ट्रपति का प्रावधान दोस्तों कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। नंबर 5, राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग। राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग भी कहां पर लिया गया दोस्तों? अमेरिका से लिया गया। हम इसी पर भी अभी बात करेंगे। और क्या लिया गया अमेरिका से साथियों? विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण, ध्यान रखना साथियों। हम अगला सवाल यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। आर्टिकल 14 जो है दोस्तों समानता के अधिकार में 2 बातें कहता है। पहली है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। और यह दोस्तों विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। कहां से ली गई भाइयों? ब्रिटेन से ली गई। विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। और दूसरा कंसेप्ट है यह विधि के समान संरक्षण। यह कहां से लिया गया? यह अमेरिका से लिया गया। और कहां पर बोल रहा है? आर्टिकल 14 में बोल रहा है। 2 ही बातें हैं दोस्तों, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन और विधि के समान संरक्षण अमेरिका। और क्या लिया गया अमेरिका से? अभी बात करते हैं दोस्तों। और क्या लिया गया अमेरिका से? अमेरिका से दोस्तों सर्वोच्च न्यायपालिका ली गई। क्या ली गई? सर्वोच्च न्यायपालिका जो है वो अमेरिका से ही ली गई है। ध्यान रखना, न्यायपालिका का प्रावधान भी कहां से लिया गया? अमेरिका से ही लिया गया। और क्या है अमेरिका के खास दोस्तों? ध्यान रखना, अमेरिका दोस्तों 17 जुलाई 1776 को आजाद हुआ था। 17 जुलाई 1776 को आजाद हुआ। इसीलिए विश्व में दोस्तों पहली बार लिखित संविधान का प्रावधान कहां पर आया? विश्व में पहला लिखित संविधान का प्रावधान जो आया वो अमेरिका में ही हुआ। कहां पर हुआ? अमेरिका में हुआ। इसीलिए संविधानों का दोस्तों जो सबसे पहली शुरुआत मानी जाती है वो अमेरिका से मानी जाती है। दोस्तों सबसे पहले विश्व में लिखित संविधान जो लागू हुआ वो अमेरिका में हुआ। कब हुआ? 17 मार्च 1789 को हुआ। ये वही 1789 है जब फ्रांस में क्रांति हुई थी। कोई बात नहीं, आप यहां पर आइए। अमेरिका में 17 मार्च 1789 को दोस्तों संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। अमेरिका की बात करें दोस्तों, आज से पहले की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वो हमारा भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान तो आज भी भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। लेकिन सबसे छोटे की बात करूं दोस्तों, सबसे छोटे संविधान की बात करूं तो पहले अमेरिका था। आज दोस्तों चेंज हो गया। आप नोट करें इस बात को, मोनाको देश हो गया दोस्तों। कौन हो गया? मोनाको देश हो गया। रिपीट कर रहा हूं साथियों, विश्व का सबसे छोटा संविधान पहले अमेरिका का था, वर्तमान में दोस्तों क्या है? मोनाको है। अमेरिका के संविधान दोस्तों ध्वज जो है उसमें 50 तारे बने हुए जो दोस्तों अमेरिका के 50 राज्यों की अवस्थिति दर्शाते हैं। मैं आपको लगे हाथों दोस्तों यह भी बता देता हूं कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे जो भारत आए थे? वो सर आइजनहावर थे। सर आइजनहावर थे। एक एक लाइन में शब्द में आपको 10-10 सवाल फेंक दूंगा दोस्तों। सर आइजनहावर, याद रखेगा दोस्तों। भारत आने वाले पहले अमेरिकन राष्ट्रपति कौन थे? सर आइजनहावर थे। चलिए आगे बात करें। हम बात आई थी यहां पर दोस्तों अभी मौलिक अधिकारों की। देख लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है। अभी
बाकी अपन टॉपिक करेंगे ही। 10 दिन बचे हैं दोस्तों, वीडियो एग्जाम 10 दिन में ताबड़तोड़ तैयारी के साथ जुड़िए हमारे। मौलिक अधिकार का प्रावधान दोस्तों कहां से लिया? अमेरिका से लिया। कहां से लिया? अमेरिका से लिया। ओके। नंबर 2 कहां पर उल्लेखित है? भाग 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में है दोस्तों, भाग 3 में है। कितने सवाल बोलूंगा दोस्तों? 50 सवाल की बात कही थी। 50 सवाल तो आपको 2-4 शब्दों में मिल जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ कर रहिए, एक एक जानकारी आपके सामने रटा देंगे दोस्तों। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए है कहां पर? 12 से 35 अनुच्छेद में है। 12 अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? राज्य की बात कही गई है, राज्य की परिभाषा बताई गई है। ध्यान रखना, ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद है साथियों जहां पर संविधान में राज्य की परिभाषा बताई गई है? राज्य की बात यहां पर सरकार और सरकार के द्वारा अनुदानित सभी संस्थाएं होती है दोस्तों। ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 और कहां पर है? 36 और कहां पर है दोस्तों? 152। यह 3 अनुच्छेद तो आप रट ही लेना। तीनों ही अनुच्छेदों में समान बात लिखी गई है, राज्य की परिभाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है, 152 में राज्य की परिभाषा है। होता क्या है? सरकार, राज्य की सरकार। राज्य की सरकार का मतलब यहां पर केंद्र सरकार से बात कही गई है दोस्तों। केंद्र सरकार और उसके अधीन सभी सरकारें और उसी राज्य द्वारा अनुदानित सभी संस्थाएं वो राज्यों में आती है। तीनों ही अनुच्छेद एक ही चीज है, 12, 36 और 152 दोस्तों। चलिएगा, हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकार के बारे में। और क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, 12 से 35 अनुच्छेद में है, भाग 3 में है। और दोस्तों क्या है? मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। आज कितने हैं? 6 है। मूल संविधान में 7 थे, आज कितने हैं? 6 है। कौन सा कम हो गया दोस्तों? संपत्ति का अधिकार। कौन सा कम हो गया? संपत्ति का अधिकार कम हो गया। पूरा नहीं लिख पाऊंगा साथियों। कौन सा कम हो गया? संपत्ति का अधिकार कम हो गया। किसने किया दोस्तों? भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के सरकार ने। मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी दोस्तों, पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। ध्यान रखना, उस मोरारजी देसाई के समय एक संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 44वां संविधान संशोधन। कितना हुआ दोस्तों? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना दोस्तों, 44वां हुआ था। 44वें के तहत क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो यह पहले कहां पर था दोस्तों? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 31 में 6वां मौलिक अधिकार था। 6वां मौलिक अधिकार था दोस्तों। इसको हटा करके वर्तमान में कहां पर डाल दिया गया? भारतीय संविधान के भाग 12 में। कितने में दोस्तों? भाग 12 में। कौन से अनुच्छेद में? 300 क में डाल करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया दोस्तों। एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। इस संपत्ति के अधिकार से जुड़ा एक और प्रावधान थी दोस्तों, अनुच्छेद 19(1) में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई जाती है दोस्तों, जिनमें से 6वीं स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी, उसको भी खत्म कर दिया गया। उसको भी खत्म कर दिया गया। यह भी आप ध्यान रखें। अगला क्या है मौलिक अधिकार के बारे में दोस्तों? कुल 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से दोस्तों? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। क्या है इसमें? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान और रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, यानी भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसरों की समानता। अनुच्छेद 16 अनटचबिलिटी यानी अस्पृश्यता का निषेध, छुआछूत की समाप्ति। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत होगा दोस्तों। ये 5 अनुच्छेद जो है समानता का अधिकार बोलेगा। एक बार रट लीजिएगा 10 दिनों में ताबड़तोड़। दोस्तों बात करूं अनुच्छेद 19 to 22 की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलेगी। याद रखिएगा साथियों। अनुच्छेद 20 में आपको अपराध संबंध में दोष सिद्धि का संरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 21 में दोस्तों जीवन जीने का अधिकार यानी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार भी दोस्तों अनुच्छेद 21(a) में ही है। अभी रीट का सवाल बना था दोस्तों। अनुच्छेद 22 में दोस्तों गिरफ्तारी पर जो है दोस्तों गिरफ्तारी पर रोक जो बात कही गई है उसके बारे में है। अनुच्छेद 23 to 24 दो अनुच्छेद दोस्तों। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलता है, जिसमें दोस्तों आर्टिकल 23 में बेगार प्रथा और बलात्श्रम की बात कही गई है, जबकि अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध की बात कही गई है, जिसमें दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 25 to 28 की, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलता है। दोस्तों धर्म का प्रचार प्रसार करना, अंतःकरण की स्वतंत्रता जो भी हो वो अनुच्छेद
अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 26 में दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक दोस्तों जो चंदा इकट्ठा वसूल करने पर जो कर अदायगी में जो छूट है वो बात कही गई है। अनुच्छेद 28 में दोस्तों किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 29 to 30 जो है दोस्तों शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, समाप्त कर दिया गया। कौन सा संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। और दोस्तों 31 में जो संपत्ति का अधिकार था वो समाप्त हो गया। 32 जो है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। याद रखना दोस्तों भाग 3 में मौलिक अधिकार है, इसीलिए संविधान को भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मैग्ना कार्टा क्योंकि दोस्तों मैग्ना कार्टा एक दस्तावेज था जिसमें ब्रिटेन के राजा ने उनको मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। चलिए हम बात करें 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार है दोस्तों। इसी अधिकार को दोस्तों क्या कहा था? आदरणीय भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा भी 3 है दोस्तों, अभी बात करेंगे आपके सामने। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्यों कहा दोस्तों? क्योंकि इसके बिना ये सभी मौलिक अधिकार जो है अधूरे हैं। किसी भी व्यक्ति का कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता हो तो इस अधिकार के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। आइएगा हम आपको 2 अनुच्छेद बता देते हैं दोस्तों लगे हाथों। देखिएगा क्या है, एक है आर्टिकल 32 और एक है आर्टिकल 226। ध्यान रखना, आर्टिकल 32 के तहत अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता हो तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है व्यक्ति, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करेगा? 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसमें दोस्तों बंदी प्रत्यक्षण, हेबियस कार्पस, मैंडमस प्रतिषेध है, परमादेश है और दोस्तों उत्प्रेक्षण है, सर्सियोरी और क्यों वारंटो अधिकार पर्चा जो है इसके बारे में बातचीत होती है दोस्तों, वो अपन क्लियर करेंगे। 226 के अंदर हाई कोर्ट में जा सकता है व्यक्ति दोस्तों, 226 के अंदर हाई कोर्ट में जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और हाई कोर्ट में जाने के लिए दोस्तों हाई कोर्ट जो है 6 प्रकार की रिट जारी करता है दोस्तों, 6 प्रकार की रिट जो है जारी करता है। आप डरे नहीं दोस्तों, कंटिन्यूअसली याद करते रहे। लगे हाथों आपको एक एक अनुच्छेद आधी रात को उठाकर बोला दूंगा दोस्तों। 326 क्या बोल रहा है? 326 वयस्क मताधिकार। क्या बोल रहा है? वयस्क मताधिकार की बात कर रहा है भाइयों, वयस्क मताधिकार। ध्यान रखेगा, हम लगे हाथों आ ही गए तो इस पर 3 सवाल आपके सामने रख रहे हैं। वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान की एक विशेषता है, जिसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति वयस्क हो गया हो, यानी जिसने वर्तमान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मतदान देने का अधिकार रखता है, मतदान का अधिकार रखता है दोस्तों। हमारे एक अमेरिकी दार्शनिक हुए जिसका नाम है जॉन लॉक, उन्होंने बताया कि मतदान देने का अधिकार जो है कोई प्रकृति प्रदत्त अधिकार नहीं है, वो एक कानूनी अधिकार है, वो एक कानूनी अधिकार है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश में लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए मतदान करना चाहिए। हम फैक्ट पर आते हैं साथियों, चलिए। मतदान का अधिकार जो है वो व्यक्ति कर सकता है 326 में, वर्तमान में 18 वर्ष की आयु है। मूल संविधान में दोस्तों 21 वर्ष थी, मूल संविधान में कितनी थी? 21 वर्ष थी। तो आज दोस्तों 18 कैसी हो गई? याद करिएगा, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? राजीव गांधी के समय 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में दोस्तों क्या कर दिया गया? इस वयस्क मताधिकार में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी गई। चलिए हम बात कर रहे थे दोस्तों मौलिक अधिकारों के बारे में, हमारी बात खत्म हो गई। आइएगा अगला सवाल इसने पूछा है दोस्तों कि भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में क्या लिखा हुआ है? हमारा दिल ही बोलता है दोस्तों अनुसूची 3। अनुसूची देखिए दोस्तों, आपके सामने अलग अलग अनुसूचियों के बारे में अभी बात कर देते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। नंबर 1, एक को एक तुरंत याद करवाते दोस्तों। नंबर 1 अनुसूची में लिखा हुआ है भारत एक राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वर्तमान में। अनुसूची 2 क्या करेगा? वेशभूषा पहनेगा। वो कैसे पहनेगा दोस्तों? देखिए अभी आपको रटवाने की बात नहीं करेंगे, समझाएंगे। क्या करेगा? वेशभूषा पहनेगा। वे का मतलब दोस्तों वेतन भत्ता पेंशन। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में, अनुसूची 2 में दोस्तों क्या बोल रहा है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। कितनी अनुसूची में? दूसरी में। क्या है? वेतन भत्ता पेंशन। ठीक है, जैसे ही वेतन भत्ता पेंशन आया दोस्तों तो कुछ न कुछ कंडीशन लागू हो जाती है, और वो कंडीशन हुई शपथ। वो कंडीशन कौन सी हुई? शपथ हुई दोस्तों। क्या कहा इन वेतन भत्ते देने वालों ने? कि आपको लेनी पड़ेगी शपथ। क्या लेनी पड़ेगी? शपथ। तो शपथ का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है भाइयों? तीसरी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में है? तीसरी
तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया। किन किन की शपथ का है? 3 व्यक्तियों को छोड़ दो। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रावधान किन की नहीं है? 3 व्यक्तियों को छोड़ दो। कौन कौन से महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो सर्वोच्च है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 कहता ही है क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। और वही 53 कहता कि कार्यपालिका शक्तियां भी इनके अधीन ही होगी। हम बात करेंगे अभी, दोनों रट लेना। 52 कहता है एक राष्ट्रपति होगा, 53 कहता है कार्यपालिका शक्ति इनके अधीन होगी। चलिएगा, दूसरी पहली शपथ इनकी प्रावधान नहीं है दोस्तों तीसरी अनुसूची में। तो यह किन की शपथ लेते हैं? संविधान के रक्षक की और लोक कल्याण की। सवाल पूछा जा सकता है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं किन की शपथ लेते हैं? संविधान की रक्षा और जन कल्याण या लोक कल्याण की शपथ लेते हैं। और किन की नहीं है दोस्तों? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट की नहीं है। किसकी नहीं है? वाइस प्रेसिडेंट की नहीं है दोस्तों, इसको भी आप जरूर याद रखें, वाइस प्रेसिडेंट की नहीं है। तो फिर वाइस प्रेसिडेंट की शपथ कहां पर है दोस्तों? उनके अलग आर्टिकल में लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में। ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट भी संविधान के रक्षा की शपथ लेते हैं। भारतीय संविधान के 2 आर्टिकल रट ही लेना दोस्तों, 63 और 64। 63 और 64, 63 और 64 क्या बोलता है? 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक कौन होगा? उपराष्ट्रपति भी होगा। और वो उपराष्ट्रपति जो होगा वो आर्टिकल 64 कह रहा है राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा, यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ध्यान रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 63 कहता है वो एक उपराष्ट्रपति होगा और 64 कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल एंड केवल प्रस्ताव, यह अगला सवाल ही है दोस्तों, राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा के 3 कार्यकाल जरूर याद रखें दोस्तों। राज्यसभा के 3 कार्यकाल क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिंदगी में कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। दूसरा सवाल, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। और उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। कितना होता है? 5 साल होता है दोस्तों। सवाल नंबर 3, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं साथियों उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य छुट्टी लेते हैं साथियों। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है नवनिर्वाचित होते हैं। तीनों का कार्यकाल रट ही लेना दोस्तों। चलिए, हम बात कर रही थी 3 व्यक्तियों की शपथ नहीं है, राष्ट्रपति की नहीं है, उपराष्ट्रपति की नहीं है, राज्यपाल की नहीं है। लिखावट पर नहीं जाए भाइयों, केवल रटना है, समझना है चीज को। 3 व्यक्तियों की नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है, उपराष्ट्रपति की नहीं है और राज्यपाल की नहीं है। चलिए हम आगे बात करते दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति जो है दोस्तों केंद्र सरकार की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? केंद्रीय मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं दोस्तों। कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। चलिए हम आगे बात कर रहे थे दोस्तों किसके बारे में? हाँ, चौथी अनुसूची के बारे में। चलिए 3 अनुसूचियां हो गई थी, चौथी अनुसूची के बारे में लगे हाथों बात कर लेते हैं दोस्तों। सभी राज्यों में राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है दोस्तों। 5वीं में क्या है दोस्तों? अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेखित है। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में जो उल्लेख है वो 5वीं अनुसूची में है। 6वीं में क्या है दोस्तों? वही प्रावधान है जो 5वीं में है, लेकिन कुछ फर्क है। महत्वपूर्ण राज्य है दोस्तों, क्या नाम है? असम। क्या नाम है दोस्तों? एक तो असम, दूसरा क्या नाम है दोस्तों? त्रिपुरा। क्या नाम है दोस्तों? त्रिपुरा। और क्या है? ध्यान रखना, मेघालय। क्या नाम है? मेघालय। और दोस्तों मिजोरम। मिजोरम। ध्यान रखना दोस्तों, अम्मी से क्या कर ली मैंने? मैत्री कर ली। अम्मी नाम की महिला थी जिससे क्या हो गई? मैत्री हो गई। अम्मी, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। 6वीं अनुसूची में इन 4 राज्यों के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था का उल्लेख है। चलिए आइएगा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं 7वीं अनुसूची। आपको दोस्तों क्रैश कोर्स की तरह फेंकेंगे, ध्यान रखिएगा। 7वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? 7वीं अनुसूची में वही लिखा हुआ है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधों के जो विषय है बंटवारे के, उनके बारे में बात की गई है। ध्यान रखना दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधों की जो बात है वो 7वीं अनुसूची में है। इसमें दोस्तों 4 अनुसूचियां आती है। कितनी आती है? 4 आती है। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची और दोस्तों कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, और दोस्तों एक है अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट शक्ति। ये 4 अनुसूचियां आएगी। चलिएगा हम बात कर रहे हैं संघ सूची। कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। कनाडा से ली गई है। राज्य सूची कहां से ली गई है? वही कनाडा से ली गई है। और समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है?
ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ध्यान रखना दोस्तों, संघ सूची कनाडा से है, क्योंकि आपसे सवाल पूछे संघीय प्रणाली को कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया। संघ सूची, राज्य सूची कहां से ली गई, कनाडा से ली गई। समवर्ती सूची कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अवशिष्ट सूची कहां से ली गई, अवशिष्ट शक्ति दोस्तों कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र सरकार में निहित होगी, यह भी प्रावधान कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया। चलिएगा, संघ सूची में टोटल कितने विषय है दोस्तों, मूल संविधान में 97 थे, आज के दिन 100 विषय है। इस क्या मतलब होता है इसका, इसमें जो विषय होते हैं उस पर कानून बनाने की पावर किसको होगी, केंद्र सरकार को होगी। किसको होगी, केंद्र सरकार को होगी। 100 विषय है दोस्तों, इन पर 100 विषय है वर्तमान में। इनमें मूल संविधान में 97 थे। राज्य सूची में कितने हैं दोस्तों, मूल संविधान में 66 थे, 5 कम हो गए दोस्तों। वर्तमान में कितने हैं, 61 है, 61 है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, इस पर कानून बनाने की पावर राज्य सरकार को होती है। ध्यान रखिएगा भाइयों, इसमें वर्तमान में 61 विषय है। कितने विषय है, 61 विषय है। मूल संविधान में 66 थे, तो 61 क्यों है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ दोस्तों 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इतना बड़ा था साथियों कि उसको एक लघु संविधान, एक मिनी संविधान की संज्ञा दे दी गई। कब हुआ था ये, इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था साथियों। चलिएगा, हम बात कर रहे हैं वापस, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिक्स्थ क्या बोल रहा था मैं, देखिएगा। हाँ, यह जो है दोस्तों, इसमें मूल संविधान 66 थे, वर्तमान में 61 है, कम हो गए कितने, 5। कहां पर जोड़ दिए, इस समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में जोड़ दिए। इसमें दोस्तों पहले 47 थे, समवर्ती सूची में पहले 47 थे, वर्तमान में दोस्तों कितने हैं, 47 और 5 जोड़ दिए तो 52 विषय हो गए। वर्तमान में इस पर 52 है। राज्य सूची पर पावर बनाने की शक्ति दोस्तों किसके पास होती है, राज्य के पास। लेकिन दोस्तों राज्यसभा जो होती है, मैं सही बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, राज्यसभा जो होती है उसके पास में विशेष पावर होती है दोस्तों। क्या होती है, अनुच्छेद 249, रट लेना भाइयों, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के पास में यह पावर होती है कि राज्य सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाने की शक्ति जो है संसद को सौंप सकती है। वो संसद को बोल सकती है कि आप इस पर कानून बनाइएगा। समवर्ती सूची पर दोस्तों दोनों ही सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन अंतिम रूप से जो फाइनल होगा वह संसद का कानून ही मान्य होगा, संसद का ही मान्य होगा। अवशिष्ट शक्तियां जो है दोस्तों यह केंद्र सरकार के पास होती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 248 क्या बोलता है, अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख करता है, अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख करता है। हम दोस्तों आगे जरूर बात करेंगे आगे की ओर। अब जो ध्यान रखें, आगे अपन पूरे रूप से बोलना चाहे तो पूरी रात निकाले तो भी कोई खत्म होने वाला मैटर नहीं है साथियों। आप आराम से पढ़ते रहिएगा। 7 अनुसूची हुई है, हम एक एक टॉपिक पर आपके सामने 10 दिनों में ताबड़तोड़ तैयारी फेंक देंगे। जल्दी से जल्दी इस चैनल से जुड़े और दोस्तों मिस ना करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने इस भाई की हिम्मत बढ़ाएं। ध्यान रहे दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। गुड नाइट, थैंक यू दोस्तों।